तो पिछले एपिसोड में हानी और हाओचेन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो गया था, लेकिन उसके बाद हाओचेन यहुआ के साथ में भी स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहता था ताकि इस तरीके से उसके भी इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर पॉइंट को बढ़ाया जा सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन ने यहुआ के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अब यहुआ की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसे देख युगोंग पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि अब यहुआ की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर 9 से बढ़कर सीधे 53 पॉइंट हो गई थी और इसीलिए यह चीज सच में काफी शानदार होती है। लेकिन इसके बाद यहुआ और हाओचेन जैसे ही नीचे आते हैं तब हम देखते हैं कि यहुआ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब यहुआ को ऐसे कंडीशन में देखते ही हाओचेन काफी परेशान हो गया था और इसी के साथ उसे यहुआ के बारे में चिंता भी होने लगी थी। लेकिन तभी युगोंग हाओचेन के पास में आता है और फिर उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि यह सब केवल सेकेंड अवेकनिंग के एक्सपीरियंस के वजह से हुआ है और इसीलिए तुम्हारे टीचर को कुछ देर तक आराम करने की जरूरत है। लेकिन इसके बाद वो हाओचेन से कहता है कि मैं अब इसका कुछ समय के लिए यहाँ पर ख्याल रखूंगा, लेकिन कल सबसे पहले तुम्हें ट्रेजर हाउस में जाना होगा। जिस बात को सुनकर हाओचेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युगोंग हाओचेन को कोई टोकन देता है और फिर उसे बताता है कि प्रीलिमिनरी राउंड के टॉप 10 वाला रिवार्ड अभी तुमने हासिल नहीं किया है, जिसके वजह से अब तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर युगोंग खुद लीग मास्टर यांग से मिलने के लिए गया हुआ था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर काफी हैरान भी होता है, क्योंकि मास्टर यांग प्रीलिमिनरी राउंड के टॉप 10 वाला रिवार्ड हाओचेन को अकेले में देना चाहते थे और इसीलिए यह बात युगोंग को समझ में नहीं आ रही होती है। तब इस पर मास्टर यांग उसे समझाते हुए कहते हैं कि इस बच्चे के लिए मेरे पास में दूसरा कोई प्लान है, क्योंकि आखिरकार केवल वही तो लीग हिस्ट्री का लाइट सन है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचेन अपना रिवॉर्ड लेने के लिए ट्रेजर हाउस के बाहर आ गया था, लेकिन तभी इसी बीच उसे यहाँ पर बहुत अजीब लगने लगता है और इसी के साथ उसे यहाँ के गेट के ऊपर कोई पावर भी नजर आने लगती है। इसीलिए हाओचेन बता देता है कि मैं डीमन हंटर के प्रीलिमिनरी राउंड के टॉप 10 वाले रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने पास वाले टोकन को भी दिखाता है। लेकिन अब इसकी यह बात सुनकर कोई इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो किसी पावर से हाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यह देखते ही हाओचेन किसी तरह से खुद को इसके अटैक से बचा लेता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ में यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह पावर बहुत सारे पावर में डिवाइड हो गई थी और इसके बाद वो बहुत तेज स्पीड से हाओचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यह देखकर हाओचेन किसी तरह से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करने लगता है और इनके अटैक से खुद को जख्मी होने से बचाने के लिए तेजी से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई आकर हाओचेन के पास से वो टोकन ले लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो किसी बात से हाओचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसी के साथ वो हाओचेन के ऊपर अपने ऑरा के प्रेशर का भी यूज करने लगता है। अब हम देखते हैं कि इस बात के वजह से हाओचेन काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी प्रेशर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हाओचेन अपने उंगली को भी नहीं हिला पा रहा था और इसके वजह से अब उसके पावर के सामने हाओचेन को काफी परेशानी होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी हाओचेन के ऊपर अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पावर को रोक पाओगे। अब इसे देख हाओचेन उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और फिर उससे यह भी कहता है कि मुझे आपको ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो आदमी हाओचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और फिर वो हाओचेन से कहने लगता है कि मुझे ऑफेंड करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो हाओचेन से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि इस बार तुम मेरे अटैक से कैसे बच पाते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके हाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसी वक्त मास्टर यांग यहाँ पर आ जाते हैं और इसी के साथ वो हाओचेन को इस आदमी से जख्मी होने से भी बचा लेते हैं। इसके बाद मास्टर यांग उस आदमी से कहते हैं कि होली मून तुम शांत हो जाओ और इसके बाद हम देखते हैं कि यह जगह पूरी तरह से शांत हो जाती है। लेकिन इसी के साथ मास्टर यांग होली मून से कहते हैं कि तुम फिर से अपने यंगर जनरेशन को बुली करने के लिए यहाँ पर आ गए। जिसके बाद होली मून हाओचेन से कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो, क्योंकि मास्टर यांग ने ठीक समय पर आकर तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन
लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाया था और इसीलिए वो मास्टर यांग से इसके बारे में पूछने लगता है। तब इस पर मास्टर यांग हाओ चेन से कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा है। इसके बाद वो हाओ चेन को अपने साथ में चलने के लिए कहते हैं और इसी के साथ वो उसे अपना नाम भी बताते हैं, लेकिन फिर वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे ग्रैंडपा यांग कह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन मास्टर यांग के साथ में ट्रेजर हाउस में आ गया था जहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत सारे वेपन रखे हुए थे और अब यहाँ पर इतने सारे वेपन को देख हाओ चेन काफी हैरान हो गया था। इसके बाद हाओ चेन मास्टर यांग से पूछता है कि क्या यह जगह रिवॉर्ड लेने वाली है। तब इसकी यह बात सुनकर मास्टर यांग उसे इस जगह के बारे में बताने लगते हैं और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर हजारों सालों के अलायंस के सभी ट्रेजर पड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास में बहुत ही ज्यादा ताकत हो और उनके पास में लोगों की किस्मत हो। यह देख हाओ चेन कहने लगता है कि वेंग युआन के साथ में मैच के दौरान मेरा सभी वेपन डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके वजह से इस वक्त मेरे पास में कोई भी वेपन नहीं है। इसीलिए हाओ चेन डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने लिए कोई अच्छा सा वेपन चूज करेगा, नहीं तो इसके वजह से आगे होने वाले सभी गेम के अंदर उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन तभी इसी बीच मास्टर यांग उसे यहाँ पर एक स्वॉर्ड आते हैं और फिर बताते हैं कि इसे स्वेप्ट शैडो कहा जाता है और इसे 9th रैंक वाले धर्मा गॉड के तूफान के ऊपर पाया गया था और इसीलिए इसका दूसरा नाम एक्सट्रीम स्पीड भी दिया गया है। और इसके बाद वो हाओ चेन से कहते हैं कि तुम इसे ट्राई कर सकते हो। अब मास्टर यांग की यह बात सुनकर हाओ चेन उस तलवार को लेने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तलवार हाओ चेन के हाथ में नहीं आती और फिर हाओ चेन जब कभी भी उसे लेने के लिए जाता वो उसके हाथों से गायब हो जाती। तभी मास्टर यांग हाओ चेन से बताते हैं कि हर एक वेपन के पास में अपने मास्टर को चूज करने के लिए खुद का कोई क्राइटेरिया होता है, इसीलिए यह देख मुझे लगता है कि यह वेपन तुम्हें अपना मास्टर नहीं बनाना चाहता और इसीलिए मास्टर यांग अब इस तलवार को उसके अपने जगह पर रख देते हैं। इसके बाद मास्टर यांग हाओ चेन को आइस ड्रिंकिंग ब्लेड नाम वाले किसी दूसरे तलवार को दिखाते हैं और बताते हैं कि इसे ड्रैगन बोन के टुकड़े से बनाया गया था जो कि 10,000 सालों तक आइस के अंदर फ्रीज पड़ा हुआ था। इसी के साथ वो बताते हैं कि यह तलवार जहाँ कहीं से भी गुजरती है वो जगह फ्रीज हो जाती है क्योंकि असल में इस तलवार के अंदर कोल्ड आइस एट्रीब्यूट है। लेकिन हम देखते हैं कि यह तलवार भी हाओ चेन के पास में नहीं आ रही थी, जिसके वजह से हाओ चेन जान जाता है कि यह तलवार भी उसे अपना मास्टर नहीं बनाना चाहती। इसीलिए हाओ चेन अब किसी दूसरे वेपन को खोजने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी इसी बीच मास्टर यांग इसे लाइफ एंड सील के बारे में बताते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसको डीमन गॉड के बोन से बनाया गया था, जिसके वजह से इसके अंदर ऐसी पावर है कि इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन जैसे ही इसके बारे में पता लगाने के लिए इसको टच करता है, इसके अंदर इसे बहुत ही खतरनाक डिमोनिक पावर दिखाई देती है। तभी मास्टर यांग भी हाओ चेन से कहते हैं कि इसके पास में बहुत ही खतरनाक पावर है, लेकिन असल में यहाँ पर इसके जैसे और भी बहुत सारे वेपन हैं जिनको कि हार्ट के द्वारा टेस्ट किया जाता है। इसीलिए मास्टर यांग अब हाओ चेन को किसी दूसरे जगह पर ले जाने लगे थे क्योंकि असल में इन्होंने हाओ चेन के लिए एक स्पेशल टारगेट चूज किया था और इसके बाद वो हाओ चेन को किसी गेट जैसे दिखने वाले जगह पर लेकर आ जाते हैं और फिर उसे बताते हैं कि यह पेंटिंग राइडिंग स्पिरिट वैली के अंदर ले जाती है जहाँ पर पिछले 6000 सालों से एक मिरेकल स्वॉर्ड पड़ा हुआ है और वो अपने लिए किसी काबिल मास्टर का इंतजार कर रहा है। अब इतनी बात कहने के बाद मास्टर यांग इस पेंटिंग को एक्टिवेट कर देते हैं और इसी के साथ वो हाओ चेन से बताते हैं कि यह वेपन अलायंस के सभी पावरफुल वेपन में से एक है जिसको पाने के लिए बहुत सारे लोग अभी तक चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन उसमें से कोई भी इसे पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अब इन सभी बातों के बारे में जानकर हाओ चेन भी काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि आखिर यह कैसा टेस्ट है जिसे कि इन 1000 सालों में कोई भी पास नहीं कर पाया। तब इस पर मास्टर यांग उससे कहते हैं कि इस टेस्ट में तुम्हें अपने हार्ट को फॉलो करना होगा क्योंकि केवल इसी तरीके से तुम इसके असली मीनिंग तक पहुंच पाओगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि होली मून भी यहाँ पर आ जाता है और वो अचानक से हाओ चेन को किक मारकर पेंटिंग के अंदर भेज देता है। अब इसे यहाँ पर देख मास्टर यांग होली मून से पूछते हैं कि तुम अब यहाँ पर क्या करने आ गए। तब इस पर होली मून कहता है कि इसके पास में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो मेरे शायर की उंगली को भी टच कर पाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे इसके अंदर क्या चीज दिखाई देती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर यांग किसी बात के बारे में सोचकर काफी परेशान हो गए थे और फिर वो सोचने लगते हैं कि अगर हाओ चेन भी इसके अप्रूवल को पाने में कामयाब नहीं हो पाया तब उसके बाद यह वेपन फिर कभी भी डे लाइट को नहीं देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन राइडिंग स्पिरिट
स्पिरिट वैली के अंदर आ गया था और इस जगह पर आकर वो काफी हैरान हो गया था। लेकिन इसी के साथ वो समझ चुका है कि अब यहाँ से मिरेकल स्वॉर्ड का टेस्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके बारे में मास्टर यांग ने इसे पहले से ही बता दिया था। लेकिन तभी इसी बीच उसे यहाँ पर कुछ फ्रेज लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिसमें लिखा था कि यह चीज हार्ट से जन्मा है और यह चीज हार्ट के द्वारा क्रिएट भी की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अब इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद अब वो यहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर मास्टर यांग युगोंग को इस मिरेकल स्वॉर्ड के बारे में बता रहे थे, जहाँ पर वो कहते हैं कि जब निक्रोमैंसर के द्वारा ग्लोरी डे को खत्म कर दिया गया था, तब उसके बाद से ह्यूमैनिटी सैकड़ों सालों तक वॉर के अंधकार में डूबा रहा। इसीलिए सबसे ताकतवर गोल्ड स्मिथ पावर एंशिएंट टाइम के दो फेमस तलवार को फ्यूज करना चाहती थी, ताकि इस तरीके से सबसे पावरफुल तलवार को बनाया जा सके, क्योंकि इसका मकसद ह्यूमन वॉर को शांत कराना था, जिसके वजह से उसने अपने ब्लड को देने के बारे में भी एक बार नहीं सोचा और इसे बनाने के लिए उसने 11 किंग के द्वारा छोड़े गए सभी जेम्स को मीडियम के रूप में यूज किया और फाइनली इस तरीके से दो तलवार को एक में किया जा सका, जिसके वजह से इस तलवार के पास में लाइट और वाटर दो स्पिरिट हैं। इसके बाद मास्टर यांग कहते हैं कि इस तरीके से इस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बनाया जा सका और इसीलिए पूरी दुनिया इसे मिरेकल स्वॉर्ड के नाम से जानती है। इसके बाद यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।